हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग पॉलिटी की सीरीज़ स्टार्ट किए हैं और पॉलिटी की सीरीज़ में जो है प्रस्तावना के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और प्रस्तावना से संबंधित जो है डिस्क्रिप्टिव वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। अब जो हम लोग ऑब्जेक्टिव वीडियोस पे काम कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव वीडियो का भी यह जो है पार्ट 1 है, यह 2 पार्ट में ख़त्म होगा। तो आज इसका पहला पार्ट है और कल तक मैं कोशिश करूँगी कि इसका दूसरा पार्ट भी अपलोड कर दूँ। तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव जो दोनों साथ साथ देखोगे तो आप जो है इससे यानी प्रस्तावना से संबंधित जो भी कंफ्यूजिंग फैक्ट्स होंगे वो सारा आपका क्लियर हो जाएगा और आप जो है एग्ज़ाम्स में बेहतर स्कोर कर पाओगे। तो आइए प्रस्तावना को बेहतर तरीके से समझने के लिए जो है हम लोग इसके पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान की जो है प्रस्तावना को जो है उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। दोस्तों, एक अंतर यहाँ पे याद रखना कि अगर बिना किसी नाम के पूछा जाए कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है तो आपका उत्तर हो जाएगा प्रस्तावना। किंतु अगर भीमराव अंबेडकर जी का नाम लिया जाए तो आपको भीमराव अंबेडकर जी के नाम के अनुसार अगर संविधान की आत्मा पूछा जाए तो आपको अनुच्छेद 32 टिक करके आना है। तो इस अंतर को बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि हमेशा जो है बच्चे इसमें जो है गलती करके आ जाते हैं। उसे जब पूछा जाता है संविधान की आत्मा तो वो प्रस्तावना को टिक करके आते हैं, किंतु अगर नाम लेकर के पूछा जाए तो आपका यह जवाब यानी प्रस्तावना सही नहीं होगा, बल्कि अनुच्छेद 32 आपका सही जवाब होगा। तो इस अंतर को बिल्कुल याद रखना। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। तो दोस्तों, संविधान निर्माताओं ने जो है प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था, क्योंकि प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा और कुंजी का इसे दर्जा दिया गया है। क्योंकि संविधान का जो संपूर्ण निचोड़ है, यानी जो संविधान का जो आप आधार कह सकते हैं, आदर्श कह सकते हैं, वह प्रस्तावना को माना गया। यानी संविधान के जो आदर्श है वह प्रस्तावना में उसके शब्दों के माध्यम से जो है समाहित किया गया है। तो इसलिए इसे आत्मा यानी संविधान की आत्मा या कुंजी कहा गया है। तो इसलिए जो संविधान की प्रस्तावना पर जो है संविधान निर्माताओं ने विशेष ध्यान दिया था। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में जनप्रिय संप्रभुता है, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। तो दोस्तों, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है, इसकी प्रस्तावना जो शुरू होती है कहाँ से, तो उसकी प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग से। यानी हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, यानी इन शब्दों से जो है हम भारत के लोग से जो है स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ लोकतंत्र है दोस्तों। और हम जो भारत के लोग यानी इस शब्द से जो स्टार्ट हो रहा है, तो मीन्स भारत में जो है संविधान में जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसको दिया गया है, तो जनता को, यानी लोगों को जो है यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया है। लोग जो है सबसे ऊपर है, सर्वे सर्वा है, यानी यहाँ लोकतंत्र है। इसका मतलब यहाँ की लोगों का तंत्र चलता है। तो इस चीज़ को निश्चित रूप से याद रखिएगा दोस्तों कि भारत में जनप्रिय संप्रभुता है, क्योंकि यहाँ इसकी प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग से, मीन्स कि जनता को यहाँ सर्वे सर्वा सर्वोच्च माना गया है हमारे संविधान में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत को गणतंत्र क्यों कहा गया है। तो दोस्तों, भारत को गणतंत्र क्यों कहा गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको डी ऑप्शन की यहाँ राज्य का जो प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। दोस्तों, गणतंत्र का अर्थ एक चीज़ जान लीजिए कि यहाँ गणतंत्र का 2 अर्थ होता है। एक राज्य का जो प्रमुख होगा, यानी कि चाहे वह राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, यानी वास्तविक प्रमुख हो या फिर आपका संवैधानिक प्रमुख हो, ये दोनों जो पद होंगे
ये पद जो निर्वाचित होता है और निर्वाचित भी होता है तो सीमित अवधि के लिए, यानी कि ये पद वंशानुगत नहीं होगा, यह पैतृक नहीं होगा, यानी प्रधानमंत्री का पुत्र प्रधानमंत्री नहीं होगा, राष्ट्रपति का पुत्र राष्ट्रपति नहीं बनेगा। और अगर राष्ट्रपति बना, जो भी राष्ट्रपति बन रहा है, प्रधानमंत्री बन रहा है, तो वह आजीवन के लिए नहीं बनेगा, वह सीमित अवधि, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि सीमित अवधि के लिए वह राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करेगा। वह दोबारा भी प्रधानमंत्री बन सकता है, वह दोबारा भी राष्ट्रपति बन सकता है, किंतु उसे फिर लोकतंत्र की प्रक्रिया जो कि आपका इलेक्शन के द्वारा वह फिर से बन सकता है, किंतु उसे 5 साल के बाद जो वह पोस्ट छोड़नी होगी। तो ये इसका सही अर्थ हो जाएगा कि यहाँ जो है राज्य का प्रमुख जो है निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत है एक, तो भारत है क्या दोस्तों? तो भारत जो है आपका धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। और ये पंथ निरपेक्ष शब्द मैंने बताया कि पंथ निरपेक्ष शब्द जो है 42वें संशोधन में जोड़ा गया। इसका अर्थ है दोस्तों कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा, वह सभी धर्मों का सम्मान करेगा, सभी धर्मों को यहाँ जो है बराबर का दर्जा दिया जाएगा। यह भारत की महानता ही कह सकते हैं दोस्तों कि 82% जनता जो है यहाँ हिंदू निवास करते हैं, किंतु फिर भी यह एक हिंदू राष्ट्र नहीं इसने भारत को घोषित किया, बल्कि यह एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। अर्थात यहाँ जो मेजॉरिटी वाले हिंदू है और मिनोरिटी वाले जो आपके अन्य धर्मों के लोग हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, इन सभी को जो है इस 82% वाले के बराबर का दर्जा दिया गया, यानी सब कुछ में इन्हें समानता मिलेगा। तो यह है भारत का धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने की महानता। तो इस शब्द का बहुत विस्तृत, बहुत महान अर्थ निकलता है दोस्तों, इसको बिल्कुल भी याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है। तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है दोस्तों? तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है कि ये सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना, यानी कि राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं होगा और यह सभी धर्मों को महत्व को स्वीकार करेगा, सभी को जो है समान दर्जा देगा। तो ये हो गया आपका धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है दोस्तों। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय राज्य जो है किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, वह किसी धर्म का समर्थन नहीं करता है, राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं है, बल्कि उसके लिए जो है अधिकता वाले धर्म, यानी जो मेजॉरिटी वाले और माइनॉरिटी वाले सभी जो है समान स्थान रखते हैं। यानी राष्ट्र की नज़र में सभी धर्म समान होंगे, क्योंकि राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं है, वह किसी धर्म का समर्थन नहीं करता है। तो ये डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गणतंत्र होता है। तो गणतंत्र क्या होता है दोस्तों? तो गणतंत्र वह होता है कि जहाँ राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, यानी प्रधानमंत्री का पुत्र प्रधानमंत्री नहीं हो, राष्ट्रपति का पुत्र राष्ट्रपति नहीं हो, वह लोकतंत्र यानी कि इलेक्शन के थ्रू आए, और आए भी तो सीमित अवधि के लिए। तो गणतंत्र का आपका 2 अर्थ निकलता है, एक कि वंशानुगत नहीं होगा पोस्ट, दूसरा सीमित अवधि के लिए वह होगा। तो आपका डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में यानी किया गया था। तो दोस्तों वो 2 शब्द जो है आपका समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, यानी धर्मनिरपेक्ष जिसे हम लोग पंथ निरपेक्ष के नाम से भी जानते हैं। तो ये 2 शब्द जो है संविधान के 42वें संशोधन जो कि 1976 में हुई थी, इस संविधान संशोधन के द्वारा ये शब्द जोड़े गए, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। और एक शब्द इसमें जोड़ा गया दोस्तों, अखंडता। तो ये 3 शब्द यानी समाजवादी,
पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है आपका संविधान की प्रस्तावना में आपका 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इसके पहले ये तीनों शब्द जो है प्रस्तावना में नहीं थे, तो इसको भी निश्चित रूप से आप लोग याद रखना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को जो है दोस्तों एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में जो है घोषित किया गया है। तो ये जो शब्द है दोस्तों, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणराज्य, इन पांचों शब्द का बहुत बड़ा अर्थ निकलता है। जैसे कि प्रभुत्व संपन्न का अर्थ हो गया कि राष्ट्र जो है किसी भी निर्णय को लेने में जो है स्वतंत्र है, वह किसी के प्रभाव में निर्णय नहीं लेगा, चाहे वह अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, रूस हो, इन सब की किसी की नहीं चलेगी। सिर्फ भारत के जो सरकार है, जो तंत्र है, उनका ही चलेगा। वो अपने सारे निर्णय लेने में जो है सक्षम होंगे, स्वतंत्र होंगे। समाजवादी का अर्थ हुआ कि समाज में समानता होगी, अमीर गरीब की जो खाई है वह जो है दूर करने का प्रयास किया जाएगा। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ हुआ कि राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा, और यहाँ जो है आपका यानी कि कोई धर्म ना अपनाते हुए भी राष्ट्र जो है सभी धर्मों का सम्मान करेगा। और प्रजातांत्रिक का अर्थ हो गया कि यहाँ जो है प्रजा का तंत्र चलेगा, लोगों का तंत्र चलेगा। लोग चाहे तो सरकारें बना दे, लोग चाहे तो सरकारें गिरा दे। तो यहाँ प्रजातंत्र का ये अर्थ हुआ कि इलेक्शन के माध्यम से जो है लोगों का तंत्र चलता है सरकार के रूप में। और गणराज्य का अर्थ हुआ कि यहाँ जो संवैधानिक प्रमुख होगा वह वंशानुगत नहीं होगा, बल्कि एक सीमित अवधि के लिए होगा। तो इसका विस्तृत अर्थ निकलता है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। तो भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है दोस्तों? तो भारत में जो वंशानुगत शासन नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया कि भारत को गणतंत्र क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ जो है भारत में वंशानुगत शासक नहीं होगा, और जो भी शासक होगा वह असीमित अवधि के लिए होगा। यानी कि जो राजतंत्र में जो होता था राजा का पुत्र राजा बनेगा, तो यहाँ वो नहीं है। प्रधानमंत्री का पुत्र प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, राष्ट्रपति का पुत्र राष्ट्रपति नहीं बनेगा, बल्कि वह जो है चुनाव के माध्यम से जो है सत्ता में, सरकार में आएगा। तो आपका सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो नहीं है पूछा जा रहा है दोस्तों, तो इसको ध्यान से देखना है। तो चाहिए हम लोग इसके ऑप्शंस की ओर चलते हैं। तो पहला शब्द है समाजवादी, तो निश्चित तौर से ये शब्द समाजवादी है दोस्तों। पंथ निरपेक्ष ये भी है, प्रभुत्व संपन्न ये भी है। ये लोक कल्याण जो है शब्द दोस्तों, यह लोक कल्याण शब्द नहीं है भारत की यानी संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में। तो ये समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जो शब्द है ये तो 42वें संविधान संशोधन में शामिल किया गया है, हमने देखा। और ये प्रभुत्व संपन्न जो है इस 42वें संविधान संशोधन से पहले से ही ये शब्द मौजूद था आपका संविधान की प्रस्तावना में। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि लोक कल्याण जो है संविधान की उद्देशिका में नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। तो कल्याणकारी राज्य का क्या उद्देश्य है दोस्तों? तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कि कमज़ोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। यानी समाज में जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, उन सब के कल्याण का प्रबंध करना, यह क्या है? सरकार की जिम्मेदारी है, राज्य की जिम्मेदारी है, राष्ट्र की जिम्मेदारी है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि। तो गणराज्य क्यों माना जाता है भारत को, ये पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि राज्याध्यक्ष इसका यानी ऑप्शन देखते पहले हम लोग राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, बिल्कुल सही। उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी। इसका कोई लेना देना नहीं दोस्तों, इसका अपना लिखित संविधान है, उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। तो इन तीनों का इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। ये आपका सही जवाब हो जाएगा, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। यानी कि ये जो पद है वंशानुगत ना होकर के जो है चुनाव के तहत होता है और एक सीमित अवधि के लिए होता है। तो ये ऑप्शन ही इसका सही जवाब होगा।
तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन क्रम सही है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में जो है दोस्तों कौन सा शब्द क्रम सही है यह पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों आपका डी ऑप्शन कि सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी सही क्रम हो जाएगा आपका संविधान की प्रस्तावना का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है। तो संविधान की प्रस्तावना में जो सेक्युलर वर्ड यूज़ किया गया है उसका क्या अर्थ है दोस्तों, यह बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता दी जाएगी। अर्थात राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राज्य के लिए सभी धर्म जो है समान होंगे और यह किसी धर्म को ना अपनाते हुए सभी धर्मों को जो समानता का दर्जा देगा और सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता देगा। तो यह सेक्युलर शब्द का अर्थ हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग, ये पहला वर्ड है दोस्तों, यहाँ से प्रस्तावना स्टार्ट होती है। तो हम भारत के लोग से क्या अर्थ है, तो ये पहला शब्द है, यह है प्रस्तावना का दोस्तों, यहीं से यह जो प्रस्तावना हमारी स्टार्ट होती है। तो इसका जो है अर्थ पूछा जा रहा है। तो इसका अर्थ क्या होगा दोस्तों, यह बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, संविधान का निर्माण जो है भारत की जनता द्वारा हुआ है। यानी संविधान निर्माताओं ने खुद को रिप्रेजेंट करते हुए जो है जनता का दर्जा खुद को दिया है। यानी कि भारत की संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा किया गया है। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है समाजवाद का अर्थ है। तो समाजवाद जो शब्द है दोस्तों इसका एक विस्तृत अर्थ है और इस विस्तृत का समाजवाद शब्द का अर्थ पूछा जा रहा है दोस्तों। तो समाजवाद शब्द का जो अर्थ हो जाएगा आपका दोस्तों सामाजिक न्याय, यानी सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा कि समाजवाद जो है सामाजिक न्याय की बात करता है, यानी सामाजिक समानता की बात करता है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, उत्पादन के क्षेत्र में हो, वितरण के क्षेत्र में हो, उपभोग के क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्रों में सामाजिक न्याय की बात करता है आपका समाजवाद। तो समाजवाद शब्द का एक विस्तृत अर्थ है और इस समाजवाद का अर्थ जो है यानी जन्म जो है दोस्तों यूरोप में हुआ था। और आप लोग कार्ल मार्क्स का नाम जान ही रहे होंगे, तो उनके द्वारा ही इस शब्द का जो है प्रथम बार प्रयोग किया गया, उनके द्वारा ही जो इसका उपयोग किया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची जो है दोस्तों वह किसके संविधान से ली गई है। तो भारतीय संविधान में जो है ऑस्ट्रेलिया से जो है आपका समवर्ती सूची ली गई है। और प्रस्तावना की जो भाषा शैली है दोस्तों वह भी जो है आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही ली गई है। तो इसको भी निश्चित रूप से आप लोग याद रखना। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान की जो आत्मा है दोस्तों वह किसे कहा जाता है, तो इसका हम लोग देख ही चुके हैं। प्रस्तावना को जो है भारतीय संविधान की आत्मा या कुंजी कहा जाता है, क्योंकि प्रस्तावना में ही जो संविधान का जो आदर्श निहित है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। तो संविधान की प्रस्तावना तो किससे शुरू होती है दोस्तों, सबको पता है, हम भारत के लोग से। तो इसीलिए यह लौकिक सार्वभौमिकता यानी कि यह लोगों का तंत्र है। यहाँ लोगों को जो है आपको सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया, सर्वोच्च रखा गया, सर्वे सर्वा जो है यहाँ यानी भारत के लोग यानी भारत की जनता है। अगला प्रश्न है हमारा
कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। यहाँ नहीं पूछा गया है दोस्तों। तो भारतीय संविधान की जो है किस प्रस्तावना पर किस क्रांति का जो प्रभाव नहीं पड़ता है दोस्तों, तो चीन की क्रांति जो कि 1912 में हुई थी, इसका प्रभाव जो है भारत की यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर नहीं दिखाई पड़ती है। बाकी फ्रांसीसी क्रांति जो कि आपका 1789 में हुई थी, इसी से जो है आपका बंधुत्व शब्द जो संविधान में लिया गया है प्रस्तावना में, ये शब्द आपका फ्रांसीसी क्रांति से ही लिया गया था। और अमेरिकी क्रांति और बोल्शेविक क्रांति जो कि रूस में हुई थी, इन सारी क्रांतियों का जो है हमारे संविधान की प्रस्तावना पर असर पड़ता है। और ये जो चीन की क्रांति यानी चीन का कुछ भी जो है दोस्तों हमारे संविधान में ग्रहण नहीं किया गया है। बाकी अमेरिका, फ्रांस और रूस से कुछ ना कुछ ग्रहण किया गया है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है। तो मूल जो भारतीय संविधान के अनुसार भारत क्या है दोस्तों, तो मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत जो है प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो ये प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य का अर्थ मैं पहले ही डिटेल में बता चुकी हूँ, तो आप लोग उसको निश्चित रूप से याद रखना। अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, सॉरी ये नंबरिंग थोड़ा गलत हो गया है, एक ही क्वेश्चन को रिपीट किया गया है दोस्तों, चलिए सॉरी। अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न है हमारा कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। तो संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को जो है हम लोग कहाँ देख सकते हैं दोस्तों, तो बिल्कुल सिंपल सा इसका जवाब है प्रस्तावना। तो भारतीय संविधान के आदर्शों को जो है प्रस्तावना में उसके शब्दों के माध्यम से जो है समाहित करने का प्रयास किया गया। यानी कुल मिलाकर जो हम लोग कह सकते हैं तो संविधान का जो निचोड़ है वह हमारा प्रस्तावना यानी हमारे संविधान की प्रस्तावना है। तो दोस्तों कैसे लगे ये प्रश्न, मैं कोशिश करती हूँ कि जितने भी प्रश्न मैं शामिल करूँ अपनी वीडियो में तो उन सबको मैं डिटेल में बताऊँ और एक क्वेश्चन से आपको अनेक क्वेश्चंस की जानकारी मिले, अनेक आंसर्स को जानकारी मिले, मेरी यही कोशिश रहती है ताकि आप जो है आपकी तैयारी अच्छी हो पाए और आप अच्छे स्कोर कर पाओ एग्ज़ाम में। तो बिल्कुल देवी स्टडीज़ से जुड़े रहिए और जितना हो सके मेरे वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो देवी स्टडीज़ से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।